सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास रहेगी परिवहन और पर्यटन के जो कक्षा 8 का चैप्टर है उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड क्लास के लिए, जो 8th की बोर्ड क्लास है उसके लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, तरल व गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। किसके माध्यम से भेजा जाता है? पाइप परिवहन के माध्यम से इन तेलीय या गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस प्रकार के परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है? तो ये हो जाएगा जल परिवहन। क्यों? क्योंकि राजस्थान जल से सीमा बनाता ही नहीं, यानी जो समुद्री सीमा है वो जल के साथ राजस्थान की लगती ही नहीं, इसलिए जल परिवहन की संभावना है वो बिल्कुल कम है। आगे प्रश्न है, स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा व सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आएगा रेल परिवहन। आपको लंबी दूरी के लिए कीमती मात्रा में या अधिक मात्रा में या वस्तु जो कीमती है वो या भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन वो रेल परिवहन कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित किया जाता है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल। इस उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अंतर्गत जैसे बीकानेर रेलवे मंडल आ गया, इसके अंतर्गत ये जोधपुर रेलवे मंडल, अजमेर रेलवे मंडल, ये जयपुर रेलवे मंडल, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के ही अंदर, इन्हें उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर ही इनको काउंट किया जाता है। और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अंदर ही आता है। सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है? तो वो वायु परिवहन हो गया। यानी अगर आपको कीमती वस्तुएं भेजनी है और वो भी शीघ्रता से भेजनी है तो इसमें उपयुक्त जो परिवहन है वो वायु परिवहन है। लेकिन ये परिवहन महंगा है, लेकिन तीव्र गति से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें पहुंचाया जाता है। फिर आगे प्रश्न संख्या 6 है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी को पता है कि भाई ये उदयपुर के डब्बों के अंतर्गत महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। जयपुर के अंतर्गत जो सांगानेर में हवाई अड्डा है, अजमेर के किशनगढ़ में है, और जोधपुर का जो रातनाडा हवाई अड्डा है ये जोधपुर में है स्थित है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के डब्बों के अंतर्गत स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 7 है, निक्की झील किस जिले के अंतर्गत है? ये सभी को पता है कि निक्की झील कहाँ पर है? सिरोही के अंतर्गत। आगे प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, भौगोलिक पर्यटक स्थल है, धार्मिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये तो महाराणा किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। तो ये तो एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अंतर्गत इनका गिना जाता है इनको। आगे है ऋषभ देव रणकपुर और देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये कैसे? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल से संबंधित है, भौगोलिक पर्यटक स्थल से संबंधित है, धार्मिक पर्यटक स्थल से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये कैसे है? ये धर्म से संबंधित जुड़े हुए पर्यटन स्थल है, यानी जैन धर्म के ये मंदिर है, तो ये धार्मिक पर्यटक स्थल के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न संख्या 10, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये सभी आपको पता है, भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर आगे है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटक स्थल है? यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल है? तो हवा महल तो जयपुर के अंतर्गत है, ये तो ऐतिहासिक हो गया। सोनारगढ़ ये भी ऐतिहासिक हो गया। और ये कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर ये है नहीं,
तो इसके अंदर का जो पुष्कर झील है वो भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 12, पुरातात्विक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातात्विक जो पर्यटन स्थलों के अंतर्गत गिने जाते हैं तो इसके अंतर्गत जैसे कालीबंगा भी आता है, पीलीबंगा भी आता है, आहड़, इन तीनों को पुरातात्विक पर्यटक स्थल के अंतर्गत माना जाता है। ये प्रसिद्ध है इनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यटन का अर्थ क्या है? यानी आप भ्रमण करने जाते हैं तो वही कहलाया क्या? पर्यटन कहलाया। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी अपन को। तो भारत के 4 महानगरों जैसे ये दिल्ली हो गया, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग को किस नाम से अपन जानते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है, जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो की जो शुरुआत होती है वो जून 2015 के अंतर्गत होती है। सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना वो क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। यानी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करने के लिए जाता है वो पर्यटन कहलाता है। और भरतपुर का केवला देव घना घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल के अंतर्गत गिना जाता है। परिवहन ये क्या है? सेवा है जो आर्थिक और सामाजिक व्यवसाय की जीवन रेखा कही जाती है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया। यानी गांवों गांवों को सड़कों के माध्यम से किस योजना के तहत जोड़ा गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया। आगे है, जयपुर के अंतर्गत सागानेर हवाई अड्डा है और ये राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है। ये व्यस्ततम हवाई अड्डों के अंतर्गत उनको गिना जाता है। और जो रातानाडा जो जोधपुर का सैनिक अड्डा है वो एक हवाई अड्डा जो सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा है। यानी आपसे ये पूछा जाए कि सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है तो वो जोधपुर के रातनाडा के अंतर्गत स्थापित है। आगे है, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान कर। वैसे इसके नीचे ये इसके आंसर की दे रखी है, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि भाई जो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता, जो अभी मनाया गया था वो था ये बीकानेर के अंतर्गत। और मरु महोत्सव जो जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। और अभ्यारण्य यानी वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र वो अभ्यारण्य कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और राज्य राजमार्ग किन के अधीन होते हैं? राज्य के अधीन होते हैं। तो ये कुछ मिलान करने वाले थे। आगे है अति लघुरात्मक प्रश्न जो एक एक नंबर के आएंगे क्वेश्चन, जो ये यहीं से आएंगे। तो एक बार इनको आपको आराम से बैठकर पढ़ना है। तो एक बार आप पढ़ोगे तो ये आपको कंठस्थ तरीके से याद हो जाएगी। इसमें इतनी कोई डिफिकल्टी है ही नहीं कि भाई आपको ये याद नहीं होगी। और जब अपन ने चैप्टर में पढ़ा था तो पहले इसके बारे में, इन सभी प्रश्नों के बारे में अपने डिस्कस चैप्टर के अंतर्गत ही कर लिए थे। लेकिन एक बार अपन थोड़ा इसके ऊपर नज़र मारते हैं, एक बार अपन इसको वापस आराम से पढ़ लेते, जो अपन को वापस रिवाइज भी हो जाएंगे और कंठस्थ याद भी हो जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, परिवहन किसे कहते हैं? यानी परिवहन किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को ही क्या कहा जाता है? परिवहन। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक
मानव और जो वस्तुएं हैं उनका जो आवागमन हो रहा है वो ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से, तो जैसे ये साधारणतः सड़कें हो गई, रेल हो गया, हवाई परिवहन, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत भी देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन और हवाई परिवहन। और राजस्थान के अंतर्गत जल परिवहन की तो संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। आगे प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान में जल परिवहन की विकास की संभावना अत्यंत कम क्यों है। अब क्या कारण है कि राजस्थान के अंतर्गत जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती और नदियां छोटी व अनित्यवाही। अब आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत जो जल परिवहन की सुविधाएं हैं वो कम क्यों है। तो इसका मुख्य कारण है कि राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है और नदियां हैं यहाँ पर, तो वो कैसी है, छोटी है और अनित्यवाही, यानी हमेशा इसके अंतर्गत पानी नहीं बहता रहता है। तो इसलिए राजस्थान के अंतर्गत जल परिवहन की सुविधाएं अत्यंत कम है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस प्रकार के परिवहन का हुआ। यानी कौन सा परिवहन था, तो सड़क परिवहन। यानी राजस्थान के अंदर का सड़क परिवहन है उसका विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली, तो भारत की जो पहली रेल है वो 1853 के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंतर्गत जो बम्बई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेल 1853 बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। आगे प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान में कितने रेलवे जोन है। तो राजस्थान के अंदर दो रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। जो अधिकांश जो राजस्थान का जो रेलवे है, रेलवे परिवहन, वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत ही आता है। तो आगे प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, ये 5 रेलवे मंडल है। तो आपसे ये पूछे राजस्थान के अंतर्गत रेलवे जोन कितने हैं, तब तो है 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। अगर ये पूछे कि राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है, तो वो है 5, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। और आगे आपसे ये पूछे कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत कौन कौन से मंडल है, तब है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। ये पूछे आपसे कि भाई पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा मंडल है, तो वो है कोटा मंडल। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में न आए तो आप वीडियो को बैक करके वापस प्ले करके एक बार इसको आराम से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत कम क्यों है। यानी सड़क परिवहन का तो विकास हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन रेलवे परिवहन है उसका जो विकास है वो अपेक्षाकृत कम क्यों है, क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण है कि भाई राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है, मरुस्थलीय है और पर्वतीय होने के कारण रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत क्या है, कम है। यानी राजस्थान का जो अधिकांश भाग है मरुस्थली है, लगभग 61% भाग पर मरुस्थल है, और फिर अरावली का भाग है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जिसके कारण रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। राजस्थान राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो सांगानेर में, जो जयपुर में स्थित सांगानेर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का सबसे व्यस्ततम और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। आगे है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे वो ऐतिहासिक हो गए, इतिहास से संबंधित, भौगोलिक हो गए और कुछ धार्मिक जो स्थल है वो। यानी पर्यटन स्थल को कितने भागों में बांटा गया है,
तो सीधा पूछे कि भाई पर्यटन स्थल को कितने भागों में बांटा गया, तो लिखो तब तो तीन है। और अगर उन तीनों के नाम पूछे तो वो ऐतिहासिक हो गया, भौगोलिक हो गया और धार्मिक हो गया। आगे है लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है वायु परिवहन की कोई तीन विशेषता लिखी। यानी वायु परिवहन है ना, उनकी अपन को कुछ तीन विशेषताएं लिखनी। अब जरूरी नहीं है कि जो आपकी इस बुक के अंतर्गत है वही विशेषता आप लिखो। इसके अलावा अगर आपको कोई विशेषता दूसरी याद होती है तो आप उसको भी लिख सकते हो। वायु परिवहन सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है। बिल्कुल महंगा तो है, लेकिन इसमें परिवहन होता है ना, वो तीव्र गति से होता है। फिर है अगर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का एक अच्छा साधन है। अगर कोई वस्तु है जो जल्दी खराब हो जाती है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, या फिर कोई मूल्यवान वस्तु है उसको शीघ्रता से गंतव्य स्थान पर भेजना है, तो ये वायु परिवहन बहुत ही कारगर साबित होता है। फिर है वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपसे ये कहा जाए कि भाई एक देश से दूसरे देश के साथ में जो संपर्क साधना है, या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे देश के अंतर्गत जाता है तो वो किस माध्यम से जाएगा, किस परिवहन का उपयोग करेगा, तो वह होता है वायु परिवहन। तो ये वायु परिवहन की कुछ विशेषताएं थी। आगे है वर्तमान में मानव किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भाई मानव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसके अंतर्गत है मानव अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब कौन कौन से कारण हो गए, जैसे मनोरंजन करने के लिए, कुछ प्राकृतिक दुर्दृश्य उनका आनंद लेने के लिए, कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए, कुछ संस्कृति संबंधित जो कार्य तथ्य है उनका अवलोकन करने के लिए, कोई धार्मिक यात्रा हो गई वो अध्ययन करने के लिए भी, खेल कूद और स्वास्थ्य कार्यालय कार्य के लिए भी जा सकता है। व्यक्ति व्यापार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कोई सम्मेलन में भाग लेना है, कोई अभियान में भाग लेना है, या कुछ पारिवारिक कार्य हो जाता है ना, इन सभी के कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 3, पर्यटन कौन होते हैं, पर्यटक कौन होते हैं। तो पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग ही किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। वो क्या कहलाता है, पर्यटक। यानी एक व्यक्ति जो सामान्य कुछ दैनिक कार्य या कोई माहौल से वो अलग किसी अन्य स्थान पर जाता है और कुछ समय पर वो अस्थायी रूप से वहाँ पर रहता है, और वहाँ पर जब उद्देश्य उनका पूर्ण हो जाता है ना, तब वे वापस अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौट कर आ जाता है। यही क्या कहलाता है, पर्यटक कहलाता है। आगे है राजस्थान में वायु परिवहन पर एक टिप्पणी लिखी। तो वायु परिवहन के ऊपर टिप्पणी देखो। यानी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में स्थित है, जो पहले बार बार आ चुका है, और राज्य का दूसरा सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी दूसरा क्या, ये सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का जो सांगानेर के अंतर्गत है। ये वो व्यस्त तो है और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अतिरिक्त उदयपुर के डब्बोक के अंतर्गत महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। जोधपुर के रातनाडा में ये सैनिक और नागरिक महत्व के एक हवाई अड्डा भी है। जोधपुर रातनाडा के अंतर्गत अजमेर की किशनगढ़ के अंतर्गत भी एयरपोर्ट है।
जैसलमेर में कोटा में भी हवाई अड्डे हैं और वर्तमान में औद्योगिकरण एवं विकास के लिए ये एक सुविधा को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे औद्योगिकरण के और विकास के लिए यहाँ की सुविधाओं को विकसित करने के धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। यानी राजस्थान के अंतर्गत वायु परिवहन के विकास के ऊपर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो पर्यटन होता है उन पर्यटन का क्या महत्व है। तो पर्यटन के कुछ लाभ है या पर्यटन के कुछ महत्व है। जैसे यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ी सी सही नहीं आई है, तो इसके अंतर्गत जो पहला महत्व है वो है पर्यटन से हमारी राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उनका प्रसार होता है। यानी पर्यटन के माध्यम से जो राष्ट्रीय एकता है वो बनी रहती है। आगे है दूसरा, पर्यटन हमारी आय को बढ़ाने के लिए या जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसी के कारण देश हो या विदेश से व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं, जिसके कारण देशी या जो विदेशी मुद्रा है उसका भी क्या होता है, सरकार को फायदा होता है, वो भी सरकार के पास इकट्ठी होती है। तीसरा है होटल तथा जो रेस्टोरेंट के मालिक है एवं कर्मचारी है, गाइड है, वाहनों के जो ड्राइवर है, परिवहन एजेंट है, व्यापारी, उद्योग और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में पर्यटन से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और जब पर्यटन का विकास किया जाएगा तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी विकास होगा। प्रश्न ये आगे है, पर्यटन से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सांस्कृतिक धरोहर उनका क्या होता है, संरक्षण होता है तथा इनका जो प्रचार है प्रसार है वो भी दिन ब दिन होता रहता है। तो ये कुछ पर्यटन के कुछ महत्व थे। आप इसके अलावा भी अपने जो मन से है, आपको जो आपके दिमाग के अंतर्गत घूमते हैं प्रश्न या इसके जो लाभ, वो भी आप इसके अंतर्गत ऐड कर सकते हो। आगे है प्रश्न संख्या 3, राजस्थान राज्य भारत का एक प्रमुख पर्यटक राज्य है, क्यों। यानी क्या कारण है, क्यों है कि भाई राजस्थान राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन राज्य के अंतर्गत इनको गिना जाता है क्या ऐसा राजस्थान में देखने के लिए जो लोग विदेश से भी लोग भारत के अंतर्गत घूमने के लिए आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, बिल्कुल बहुत पर्यटक है जो राजस्थान के अंतर्गत घूमने आते हैं और विश्व के कई देश और भारत के भी अगर देखें सभी राज्यों से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान के अंतर्गत आते रहते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो गौरवमय इतिहास से घट संबंधित जो घटना स्थल है वो है, फिर अरावली जैसे भौतिक स्वरूप है, यहाँ पर झीलें हैं और थार का जो रेगिस्तान है मरुस्थल वो है, विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, पेले, सांस्कृतिक विभिन्नताएं यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है, पर्यटन को आकर्षित करते हैं ये। यानी यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास है उस संबंधित जो स्थल है उनको लोग देखने के लिए आते हैं। अरावली का जो भौतिक स्वरूप है उसको लोग देखने के लिए आते हैं। झीलें हैं, रेगिस्तान हो गया, वन्य जीव है, मंदिर है, छतरियाँ है, दरगाह है और न जाने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है या कह सकते हैं अपन ये छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, कुछ ऐसे प्राकृतिक जो स्थल है वो भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो इसके कारण राजस्थान एक भारत का प्रमुख पर्यटक क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के रेल विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। राजस्थान का जो रेलवे का विकास हुआ उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी। तो
राजस्थान के अंतर्गत जो रेल परिवहन है उसकी शुरुआत की अगर बात करें तो राजस्थान में पहली रेल 1874 के अंतर्गत जो बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है और वर्तमान में राज्य में रेलों की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है और वर्तमान में तो इससे भी अधिक। आगे है रेलवे। अगर जोन की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कितने रेलवे जोन है? दो है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ये तो हो गए रेलवे जोन। अगर रेलवे मंडल की बात करें तो वे कुल पांच है जो पहले अपने पढ़े थे। वे हो गए जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। और इसमें भी ये पूछे भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत कितने मंडल है, तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत है कोटा। आगे है अधिकांश रेल परिवहन। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। यानी जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत जो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर मंडल है, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। और फिर मेट्रो रेल की भी शुरुआत जयपुर के अंतर्गत की गई थी जून 2015। तो ये राजस्थान के अंतर्गत रेल परिवहन के विकास के ऊपर छोटी सी टिप्पणी थी। आगे है निम्नात्मक प्रश्न यानी बड़ा क्वेश्चन। ये अगर आपको सही तरीके से याद होता है तो पूरा चैप्टर ही इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं और आराम से इसको पढ़ेंगे, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले इसके बारे में अपने पढ़ लिया कि भाई राजस्थान में पर्यटक स्थल है उसको मोटे मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है: ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक। अब ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के अंतर्गत देखें तो राजस्थान का जो इतिहास है वो कैसा रहा है? राजस्थान का इतिहास गौरवमय इतिहास रहा है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के पर्यटक स्थल देखने को अपन को मिलते हैं। इसके अंतर्गत पुरातात्विक पर्यटन स्थलों की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत कालीबंगा और पेलीबंगा, उदयपुर के अंतर्गत आहड़, जयपुर के अंतर्गत बैराट है और सीकर के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यता। यानी ये जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पेलीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, उदयपुर के अंतर्गत है आहड़, जयपुर के अंतर्गत है बैराट और सीकर के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यताएं हैं जो पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत इनको काउंट किया जाता है। फिर है ऐतिहासिक पर्यटक पर्यटन स्थलों के रूप में जयपुर के हवा महल। नहीं, हवा महल कहाँ है? तो जयपुर के अंतर्गत हवा महल है। आमेर का जो किला है वो भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इस पर्यटन स्थल है। जयपुर का जंतर मंतर हो गया, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ हो गया, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला हो गया, जोधपुर के अंतर्गत जो मेहरानगढ़ दुर्ग किला हो गया वो हो गया, जैसलमेर के अंतर्गत सोनारगढ़ किला हो गया, सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर का किला हो गया, झालावाड़ में घाघरोन का किला हो गया, उदयपुर, जयपुर और उदयपुर में जो सिटी पैलेस है, ये मुख्य कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जिसको ये पर्यटकों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। आगे है भौगोलिक पर्यटन स्थलों के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में भौगोलिक पर्यटन स्थलों में जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, उदयपुर के अंतर्गत जो जयसमंद, फतेह सागर और पिछोला जो झीलें है, उदय सागर झील है, शिल्पग्राम है, ये तो सभी उदयपुर के अंतर्गत है। यानी जयसमंद झील, फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर झीलें और जो शिल्पग्राम है ये सभी कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। और जैसलमेर के अंतर्गत तो रेत के टिल्ले हो गए और सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो भी है। लेकिन आगे है सिरोही में माउंट आबू और निक्की झील, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत चूलिया और मेनान जलप्रपात, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
अलवर के अंतर्गत सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान व कोटा में चंबल अभ्यारण्य। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल थे। ये भौगोलिक पर्यटक स्थल थे। आगे है धार्मिक पर्यटक स्थल, जिसके अंतर्गत आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है ये धार्मिक पर्यटक स्थलों के अंतर्गत ब्रह्मा जी का मंदिर जो सीकर पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के अंतर्गत है, ये भी महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत काउंट होता है इसको भी। कपिल सरोवर जो कोलायत बीकानेर, ये भी महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है। रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद, एकलिंग जी जो उदयपुर के अंतर्गत है, गोविंद देव जी जो जयपुर के अंतर्गत है, करणी माता बीकानेर के अंतर्गत है, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, और त्रिपुरा सुंदरी जो बांसवाड़ा में है, आदि अनेक। इसके अतिरिक्त भी अगर देखो तो ऋषभ देव जी जो उदयपुर के अंतर्गत है, रणकपुर पाली देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत ये प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो पर्यटन स्थल है वो राजस्थान के अंतर्गत मौजूद है, और लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक स्थल जो लोग हैं वो इनको देखने के लिए आते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक निबंध लिखिए। यानी राजस्थान के अंतर्गत जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रयास के अंदर इसके अंतर्गत है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना, जिसका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत। और इसको क्या कहते हैं, RTDC। यानी RTDC की स्थापना की गई है राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इसका अगर पूछे आपको RTDC का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत। विभिन्न नारे भी लगाए गए इस RTDC के, जैसे पधारो हमारे देश, और राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, आदि ये नारे भी कुछ दिए गए, स्लोगन भी कुछ दिए गए। अब पर्यटन मंडल भी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में भी बांटा गया है। अब कौन कौन से पर्यटन मंडल है, जैसे जयपुर आमेर सर्किट, ये भी है एक महत्वपूर्ण पर्यटन मंडल के अंतर्गत इनको गिना जाता है। मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। अब पर्यटन को उद्योगों का भी दर्जा भी मिला हुआ है, यानी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे एक उद्योग का भी दर्जा दिया गया। और पर्यटन एक क्या है, सेवा उद्योग ही तो है। और पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटलों का भी निर्माण किया गया, और कई ये पेइंग गेस्ट योजना है वो भी संचालित की जा रही है। यानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरीके से प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फिर है इसके अंतर्गत परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। अगर परिवहन सुविधा की बात करें तो परिवहन के लिए जो आरक्षण की सुविधाएं है, जिसके अंतर्गत जैसे गाइड हो गया, टैक्सी हो गया, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है। यानी कोई भी जो पर्यटक है वो इंटरनेट के माध्यम से उस जगह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब इससे होता क्या है, ताकि पर्यटक किसी भी स्थान की जानकारी जुटा सके आसानी से, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध होगा तो फिर सभी प्रमुख स्थलों
तो दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया, उनको रेल मार्ग हो गए, हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे आने जाने में उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। फिर राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधाएं, लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, जो पारंपरिक वेशभूषा आदि से पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। तो ये परिवहन सुविधाएं हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एक रेलगाड़ी भी है, पैलेस ऑन हिल, इसकी भी शुरुआत की गई है राजस्थान के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। तो जो भी पैलेस ऑन हिल्स जैसी शाही रेलगाड़ी सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करवाती है, और यह रेलगाड़ी सभी तरह की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उनसे ये क्या है, संपन्न है। यानी इसके अंदर जो पर्यटन को सुविधा मिलनी चाहिए वो सभी सुविधाएं इसके अंतर्गत अवेलेबल है। ये दिल्ली से शुरू होने वाली एक रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर में आती है। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, रणथंभौर से होकर ये फिर आगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चली जाती है। यानी दिल्ली से शुरू होती है और जयपुर के अंदर जयपुर हो गया, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणथंभौर, यहाँ से ये फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत होते होकर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चली जाती है। और यहाँ पर प्रमुख महोत्सव भी माँ राजस्थान के अंतर्गत मनाए जाते हैं। जैसे अभी ऊंट महोत्सव मनाया गया। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के मेलों का भी आयोजन किया जाता है। जैसे बीकानेर के अंतर्गत ऊंट महोत्सव हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बीकानेर के अंतर्गत। मरु महोत्सव जो कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत। पतंग महोत्सव कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत। और राजसमंद के अंतर्गत कुंभलगढ़ महोत्सव हो गया, और जोधपुर में मेवाड़ महोत्सव हो गया, और उदयपुर के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत मारवाड़ महोत्सव हो गया, और उदयपुर के अंतर्गत हो गया मेवाड़ महोत्सव। और आगे देखें तो मेवाड़ हो गया, और इसी प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। इन जो ये प्रमुख महोत्सव है इनका ये लुत्फ उठाते हैं। तो यहाँ पर ही इनके ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। आगे जो 7 नंबर चैप्टर है विकास योजनाएं, उसके बारे में अगले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूँ। और जो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो छोटी क्लासें हैं, 6 हो गई, 7 हो गई, 8th क्लास